हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। साइंस का पढ़ने वाले क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का करीब करीब यहाँ पे हम लोग जो 80 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इसके एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। आप सभी को गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाओ। जो लाइव के बाद मेरे वीडियो वॉच कर रहे हो ना, तो फिर भी आप नीचे कमेंट करना और लास्ट में आपसे मैं एक होमवर्क पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो उन सभी को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटा वाला बटन दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो करूंगा स्टार्ट करूंगा, जब भी मैं एक लाइव क्लास आऊंगा तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा और आप ऑन टाइम लाइव क्लास आ करके एंजॉय कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। वेल डन। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग यहाँ मौजूद है, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही मजेदार का सवाल है, ध्यान से सभी का 1 बाय 1 करके आंसर देना शुरू करें आप लोग। चलो गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम, रेहान, वेरी गुड, गुंजन, सलीम, खुशी। चलिए बहुत खूब। क्या बोलता है, किस अणु में द्विबंधन नहीं है ना। ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा अणु है जिसमें द्विबंधन मतलब डबल बॉन्ड जो है वो नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। अब आपको देखना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड किसमें होता है जी, किसमें नहीं होता है, ये आपको ना पहले तय करना पड़ेगा किसमें होता है। देखिए आपको तो पता, ऑक्सीजन में तो ओ इस तरह से करते हैं, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड होता ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको करना है तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए ना, तो कार्बन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन को 8 भी चाहिए, 8 हो जाएगा। कार्बन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि एक इधर से आ जाएगा। और ऑक्सीजन देखो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी जो है ऑक्सीजन भी अपना 8 पूरा हो गया, कार्बन भी 4 पूरा हो गया। सी ये तो है ही है डबल बॉन्ड, चूंकि एथीन है ना ये, C2H4 कौन द्विबंधन कौन नहीं है। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे बल्कि 4 होगा, गलती से यहाँ पे लिखा गया C2H4 होगा, एथीन। ओके C2H4 करो यहाँ पे, C2H4, क्योंकि C2H4 एथीन होता है और C2H4 एथीन जब होता है तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि एथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना जी, एथीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन यहाँ पे HN2 यहाँ पे देख रहे हैं, HN जो है यहाँ पे देखिए HN2। ओके तो यहाँ पे जो ये वाला ना सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि नाइट्रोजन ऐसे रहेगा और हाइड्रोजन देखिए इधर से ऐसे ऐसे बनेगा इसका, तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड किसमें है, HN2 में। ओके चलिए आगे बढ़ते। सवाल क्या है, कौन एक परबल लवण है, वेरी गुड। परबल लवण कौन है, बहुत खूब। परबल लवण यानी कि स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन है, स्ट्रॉन्ग साल्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बोलते हैं, NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCO। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये जो है क्या परबल लवण है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है। वेल डन, सभी को राइट आंसर आ रहा। ओके आगे बढ़ते। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन किसमें है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला हाइड्रोजन का नाम बताना है। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों जो हाइड्रोजन ग्रुप का है, ठीक है ना, हाइड्रोजन ग्रुप का है जो वर्ग 17 में आवर्त सारणी के वर्ग 17 में हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है। ये चारों जो है हाइड्रोजन ग्रुप है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील वाला हाइड्रोजन ग्रुप है। ओके ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली किसको बोलते हैं जी, जो किडनी के जगह पे जो काम करता है, ठीक है ना। किसी का किडनी खराब हो जाता है ना, तो वहां उसको डायलिसिस प्रक्रिया करके उसका ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि किडनी जो संबंधित है नेफ्रॉन से, किडनी के अंदर तो नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन को बोलेंगे डायलिसिस थैली, किसको बोलेंगे, नेफ्रॉन को बोलेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते। सवाल क्या बोलता है, एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, बताओ। एल्डिहाइड श्रेणी आपको पता है, एल्डिहाइड श्रेणी, एल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CHO। ये इसका कार्य क्या होता है, प्रकार्यात्मक समूह बोलो या फंक्शनल ग्रुप बोलो, है ना जी। प्रकार्यात्मक समूह बोलो या फंक्शनल ग्रुप बोलो। अगर आपको पता है फंक्शनल ग्रुप तब तो आप आराम से बता सकते हो। यहाँ पे देखो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए CHO, है ना। CHO जो देख रहे यही तो है ना, यही ना है, यही हमारा क्या एल्डिहाइड श्रेणी का है। और अगर ये देखा जाए तो ये COOH, ये COOH जो देख रहे हैं, ये COOH जो है क्या होता है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और ये जो देख रहे हैं ये एल्कोहल का होता है जो मैं घेरा है। ओके, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, बताओ फटाफट। मनुष्य का जो हृदय होता है, जो दिल होता है, हार्ट बोलते हैं उसको ना, तो प्रत्येक मिनट में, हर मिनट में कितनी बार धड़कता है वो बताना आपको। तो आपको पता है 72 बार, है ना, 72 बार धड़कता है। चलिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन? वेरी गुड, अभिषेक, शोयरा, हारिस, साजिया, खालिद, इरफान, शहनाज, हुसैन, खालिद, वेरी गुड, अनानत, अरमान, वेरी गुड। देख क्या बोलता है, कोशिका झिल्ली जो है अर्ध परागम्य झिल्ली। कैसे झिल्ली है? अर्ध परागम्य झिल्ली है। तो हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग लाइक वाइक किया करो यार, जितनी ज्यादा यहाँ पे बच्चे हो सभी लोग पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, ताकि यहाँ पे तादाद बढ़ेगी तो पढ़ने का थोड़ा सा मजा कुछ और आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि के घटक है, मतलब एक ऐसा पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों के वृद्धि में मदद करता है, पौधों के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा हार्मोन है जी? तो वो देखो, ये चारों के चारों जो पादप हार्मोन का नाम है, ये क्या है? चारों पादप हार्मोन का नाम है चारों। एक साइटोकाइनिन यहाँ पे नहीं है ना, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे जिब्रेलिन जो देख रहे हैं ना, जिब्रेलिन, ये जो है पौधों के वृद्धि में मदद करता है। ओके, हाँ जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बाह्य निषेचन कौन है? यहाँ पे बताओ, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कौन होता है? पहले बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन का मतलब बच्चों का जो सेवन करना, निषेचन मतलब सेवा करना। तो देखिए, गाय का जो बच्चा होता है अपने पेट में ही सेवा करता है बच्चा का, आपको पता ही है। कुत्ता का बच्चा को भी पेट में ही सेवा होता है, मनुष्य के बच्चा के पेट में सेवा। मेढक जो अपना बच्चा का पेट में नहीं बल्कि बाहर में सेवा करता है, यानी कि निषेचन उसका बाहर में होता है, बॉडी के बाहर में होता है, ठीक है ना, बॉडी के बाहर में होता है निषेचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स किसके कारण होता है? एड्स क्या कारण है, किसके कारण एड्स होता है? प्यारे देखो, यहां पे बताना एड्स किसके कारण होता है। तो आपको पता है एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण, वायरस के कारण। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताना आपको, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, आपने एक अंडाणु पढ़ा, एक शुक्राणु पढ़ा। तो अंडाणु अगर पूछा जाएगा तो अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ? अंडाशय में। लेकिन शुक्राणु बोलेगा तो कहाँ होगा? विरसन में होता है। कहाँ होता है जी? विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का वैल्यू क्या होता है? बहुत खूब, चलो सबका राइट आंसर आ रहा, बहुत खूब। देखो, एक एंगस्ट्रम जो होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 पर पावर माइनस 10। याद कर लीजिएगा, सवाल पूछा गया है। आगे पढ़ते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बताओ। अगर एक तार की लंबाई को खींच देंगे, है ना, तो उसका दुगुना कर देंगे, यानी कि जितना तार है ना उसका डबल गुना कर देंगे, डबल गुना कर देंगे। जब डबल गुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, आपको पता है ये मान लेते तार है, ठीक है ना। अब इसको खींच के ना इतने और कर लेते हैं, यहां से यहां तक पहले था ए बी मानता था, फिर खींच के सी तक बढ़ा दिया तो दुगना हो गया। तो आपको पता है तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं ना। तार की लंबाई जितनी बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। तो देखो, अगर लंबाई इतना था, इसको दुगना कर दिए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, है ना जी। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता क्या? देखो ध्यान से, चलो बताओ इसका जरा आंसर बताओ। देखो 5 ओम 10 ओम और 5 ओम 10 ओम और 30 ओम, ठीक है ना। यहाँ पे सही कर लेना, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। यहाँ पे देखो, ये जो है ना बगल में 10 ओम के जाते मैं 30 ओम करता हूँ, 30 ओम, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। अब इसको जो समांतर क्रम में जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? समानांतर क्रम में जोड़िएगा। अब बताइए कुल प्रतिरोध कितना होगा? जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ने पे कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/r पैरेलल निकालना है तो 1/r1 यानी कि 1/5, 1/10, 1/13। अब यहाँ पे कर लो एलसीएम, 30 हो जाएगा एलसीएम, 5 6 30, 10 तिया 30, 30 से कम 30, कितना आ गया? 1/rp पैरेलल में लिखा, कितना गया? 10 ने 10/30 हो गया। तो यहाँ पे काट दो, एक एक काट गया, क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना करो तो rp बराबर क्या हो जाएगा? 3 कम 3, 3 ओम। सबका आया? वेरी गुड। अरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाँ,
अरे जोड़ने नहीं बोल रहा, ये जोड़ने नहीं बोल रहा है, ये क्या निकालने बोल रहा, पार्श्व बद्ध निकालने बोला। श्रेणी क्रम बोलता, अगर श्रेणी क्रम बोलता, सीरीज में नहीं बोल रहा, ये क्या बोला, ये सीरीज में नहीं बोल रहा, ठीक है ना। ये सीरीज में अगर बोलता, श्रेणी क्रम में बोलता, तब आप 5 को 10 को और 30 को जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम बोलता तो ये समांतर क्रम है प्यारे, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है। ओके हाँ जी, तो अंधेरे में तीर तो बहुत खूब चलाते हैं आप लोग, माहिर हैं, वेरी गुड। चलो कम से कम थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। वेल डन प्यारे, सबका 12 3 3 3 3। चलो आगे बढ़ते। आबिंदुकता के उपचार के लिए किसका प्रयुक्त लेंस क्या है, यानी कि जो आबिंदुकता होता है उसके लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। आबिंदुकता के लिए बताओ, आबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है आबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस है ना जी, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जिसको नजदीक का नहीं दिखता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में, और अवतल लेंस में जिसको दूर का नहीं दिखता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में। अब बायोफोकल लेंस किसको बोलते हैं, हाँ जी वेरी गुड, बेलनाकार लेंस। अरे बायोफोकल लेंस उसको थोड़ी नहीं बोलते हैं, बायोफोकल लेंस होता है मोतियाबिंद टाइप का होता है ना बीमारू, उसको बोलते हैं, है ना, उसमें जो होता है यूज होता है जी, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या हो, डी इसका राइट है। आबिंदुकता, आबिंदुकता में होता है ना कि किसी बंदे का अगर आबिंदुकता बीमारी हो जाएगा तो इसको ऐसे वाला कोई चीज़ ऐसे, अगर कोई चीज़ ऐसे है हॉरिजॉन्टल है तो उसको ऐसे वर्टिकल दिखेगा, और कोई चीज़ वर्टिकल है तो उसको ऐसे दिखेगा, मतलब उल्टा के पुल्टा दिखेगा, ठीक है ना। तो बेलनाकार लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते। एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो उसका नामयांतर क्या होगा। देखिए नामयांतर मतलब समझो फोकस कैसे निकालते हैं वैसे निकालना है, ठीक है ना। ए बराबर क्या होता है 1/p 1/10 करेंगे। अब 10 को तुम डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड करो, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। 0.1 मीटर हमारा राइट आंसर हो गया। ओके अनाशी दास पहले पढ़ लो यार। अब देखो सबका नाम पढ़ेंगे तो तुम्हारा टाइम किल होगा, पहले जरूरत है तुमको पढ़ने का। ओके और जो बंदा कमेंट करो कि ये गलत है ये गलत है, तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, यहाँ से अगर गलत तुमको लगता है तो। मैं अभी कुछ भी गलत नहीं बताऊँ, फिर भी सब कुछ बंदे पगला रहे हैं कि गलत है गलत। किताब खोलिया करो, अभी तक जो भी मैं पढ़ा है बिल्कुल ऑल इज राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की दिशा बताओ, विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, मतलब विद्युत मोटर की जो दिशा होता है ना, किधर धारा बहेगी, विद्युत मोटर में जो दिशा होगी धारा किधर बहेगी, तो आर्मेचर के घूर्णन पे, आर्मेचर के घूर्णन पे ही विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, ठीक है ना। जो आर्मेचर होता है ना उसका जो घूर्णन होता है उसी पर जो है विद्युत मोटर क्या है, आधारित है विद्युत मोटर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ चालक पदार्थ है, बताइए यहाँ पे। चालक पदार्थ समझ रहे हैं जिससे बिजली प्रवाहित होती है, जिससे बिजली जो है प्रवाहित होती है। वेल डन। तो तुम लोग बहुत कंजूसी से लाइक वाइक कर रहे हो, जल्दी से फटाफट लाइक करो, जल्दी से फटाफट लाइक करो, कंप्लीट करो 1000 को। चालक पदार्थ जिससे बिजली प्रवाहित हो, यानी कि कंडक्टर बोलते हैं उसको ना, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो कौन यहाँ पे है, देखिए कांच से तो बिजली प्रवाहित नहीं होती है, अबरक से भी बिजली प्रवाहित नहीं होती है, चीनी भट्टी से भी बिजली प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम से बिजली आराम से प्रवाहित होती है। चीनी भट्टी क्या होता है प्यारे, चीनी भट्टी आपने देखा होगा, बहुत से चाय पीने वाला कप भी होता है चीनी भट्टी वाला से बनता है ताकि हाथ ना जले, है ना। अबरक तो जान रहे माइका होता है, जो आयरन इस्त्री में आयरन होता है ना, आयरन उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ, चलो फटाफट बताओ। रेजिन आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ विच प्लांट, किस प्लांट के द्वारा रेजिन उत्सर्जित पदार्थ जो है प्राप्त किया जाता है। कौन सा प्लांट है, वो प्लांट है चीड़। हाँ जी चीड़ का पौधा है, चीड़ के पौधे से जो है रेजिन प्राप्त किया जाता है। वेल डन प्यारे, चीड़ के पौधे से रेजिन प्राप्त किया जाता है। ओके चलो शुभम कुमार सवाल क्या बोल रहा, समांतर क्रम नहीं बोल रहा बाबू, तुम श्रेणी क्रम क्यों घुसा रहे हो उसमें। समांतर क्रम जब बोल रहा तो तुम श्रेणी क्रम घुसा रहे हो। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जीवाणु रहित का मतलब क्या होता है, जीवाणु रहित का मतलब जीवाणु से छुटकारा पाना। रहित के मतलब ये मत समझना, रहित के मतलब नहीं होना, और निहित लिखा रहेगा, निहित निहित वो लिखा रहेगा निहित। तो निहित के मतलब रहना, मतलब मौजूदगी, और रहित मतलब गैर मौजूदगी, मतलब उसको हटाना। तो जल को जीवाणु से पाक करना है, जल को जीवाणु से साफ हटाना है, जीवाणु को हटाना जल से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसको डालते हैं जल में, ब्लीचिंग पाउडर को। वेरी गुड, ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं जल में।
अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े टैंक वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ना, ताकि जो है जल जो है शुद्ध रहे, जीवाणु उसमें पनपे नहीं, जल गंदा ना हो। वेल डन। आगे यहाँ पे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बिल्कुल, स्टेनलेस स्टील किसका है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टिन का। तो आप याद करो लोहा का है ना, लोहा कौन कौन है? तीन स्टेनलेस स्टील जो है 3 धातु से मिलकर बनता है, ठीक है ना, लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम ये तीनों से मिलकर बनता है। ओके, लोहा, निकेल, क्रोमियम से बनता है स्टेनलेस स्टील, ये तीनों से मिलकर बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन है, बताओ विरसन के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? आपने पढ़ा है जी, विरसन जो हमारे बॉडी में, जो विरसन जो आपको पता है नर में पाया जाने वाला जनन अंग है, तो उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? विरसन से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। ओके, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है किशोर अवस्था को बताता है कि बंदा जो है मतलब जवान हो गया है, दाढ़ी मूछें आ गई है। ओके, उसी तरीके से महिलाओं में भी एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, जो बताते हैं कि महिलाएं जो लड़कियां होती है वो जवान हो गई, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ओके, कैल्शियम कार्बाइड जो जल के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो इथाइन, क्या बोलेंगे? इथाइन। और इथाइन को भी बोलते, इथाइन को ही बोलते एसिटिलीन, है ना जी। इथाइन को बोलते क्या? एसिटिलीन। इथाइन को ही बोलते एसिटिलीन। तो कभी कभी इथाइन की जगह पे एसिटिलीन दे देगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इथाइन का ही, एसिटिलीन का आयुपेसी नाम है इथाइन है, यानी कि इथाइन का साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन है। तो अगर सवाल ऐसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर इस प्रकार बताइएगा। ओके, चलिए 1 कैलोरी बराबर होता है, बताओ 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? फटाफट इसका आंसर बताओ। 1 कैलोरी जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल। किसके? 4.2 जूल। 1, देखो याद, नोट कर लो तुम लोग। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। लेकिन अगर बोलेगा 1 जूल, कभी कभी 1 जूल भी बोलता है, 1 जूल बराबर बोलेगा तो 0.24 कैलोरी, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, सो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग में समा लो कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल और 1 जूल बराबर 0.4 कैलोरी। ओके, चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। विद्युत हीटर का तापीय अवयव है, मतलब कि विद्युत जो हीटर इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो हमको हीट प्रोवाइड करता है, जिससे हीट निकलता है, जिससे हमको गर्मी लगती है ना, वो गर्मी आखिर कौन है? कौन सा धातु है जो ताप हीट देता है हमको? और वो धातु को नाइक्रोम का तार विद्युत हीटर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाना बनाने वाला में हो, है ना। ओके, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे वो आग तापने वाला हो। आजकल नया जमाना आ गया, अब बोरसी बहुत घर में नहीं भराता है ना जी, अभी भी गांव में भरते हैं बोरसी, लेकिन शहर वाले बोरसी नहीं भरता है। क्या भरता है? विद्युत हीटर इस्तेमाल करता है। लगा दिया भाई बिजली, अब तो घर गांव गांव में बिजली भी आ गई है ना। अब बहुत लोग हीटर का इस्तेमाल भी करते हैं। बोरसी गया भाड़ में लेकिन बोरसी का जो मजा है वो विद्युत हीटर में मजा नहीं है। एकदम खटिया के नीचे बिछा रख लीजिए, मजे से एकदम रहिए रात भर। आगे बढ़ते, डीएनए का पूरा नाम बताओ क्या होता है? बताओ, ध्यान से बताना। 26 नंबर सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ओके मैं समझ गया हूं। चलो बताओ, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, देखो ये सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों, डूबते समय भी और निकलते समय सूरज जो है 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है। कौन सा घटना है? तो याद कर लीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा घटना है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अच्छा, यहाँ पे तारों का टिमटिमाना भी यही आता है, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है ना। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। वास्तविक से मतलब सूर्योदय जो हमको डूबने से और निकलने से पहले जो दिखाई पड़ता है ना, 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। डूबेगा तो भी 2 मिनट पहले दिखाई पड़ेगा और निकलेगा तो भी। ओके, आगे बढ़ते। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपने पता है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले ने दिया था। किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। अब मोस्ले ने जो दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, वो तत्वों के क्या है? परमाणु संख्या पर आधारित है जी। किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। वेरी गुड। ओके
हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक MA, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, एक MA जो यहाँ पे मिली एम्पियर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर जो होता है 10 पर पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। अगर सवाल पूछ लेगा एक मैक्रो, तो मैक्रो यहाँ पे लिखा रहेगा, एक माइक्रो एम्पियर लिखा रहेगा। आपको एक सवाल आपने पढ़ा होगा, एक माइक्रो, ये भी पढ़ा होगा, एक माइक्रो एम्पियर। अब बताओ एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा, बताओ एक माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर -6 एम्पियर होता है माइक्रो एम्पियर बराबर। ओके, तो यहाँ पे मिली, अगर एम लिखा है तो समझना मिली दिया हुआ था, 10 पर पावर -3, क्योंकि मिली जो है माइक्रो से बड़ा होता है और माइक्रो मिली से छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए माइनस चला गया वहाँ पे। चलिए वेरी गुड रागनी, चलो बहुत अच्छा, आलमगीर, जमीला, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, प्रकाश, सुधांशु, सिराज, इरफान, आलमगीर, हिमांशु, उम्मे, प्रियंका, चिरंजीवी, ओके ओके चिरंजीवी, अक्सा, बबीता, इम्तियाज, निखिल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताओ सबसे लंबी कोशिका। आपको पता है मानव का शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन है। ओके, कभी कभी यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी लिखता है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका, है ना, ये भी लिखता है। तो बस आपको ध्यान देना है, जो भी सवाल आ जाएगा सबसे लंबी कोशिका बोलेगा या सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र बोलेगा तो न्यूरॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे, याद रहेगा आपको। चलो, किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, बोलो फटाफट जल्दी से, अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनोलॉजी या जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको आप जो मटर के पौधे पे जिन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पे क्या बोलता है सवाल, कौन सह संयोजी यौगिक है, कौन कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट सह संयोजी यौगिक कौन है यहाँ पे, सह संयोजी यौगिक समझ लिए किसको बोलते हैं, सह संयोजी यौगिक में जो है ना वो क्या होगा, सोडियम सॉरी धातु और अधातु, धातु और अधातु जो है मिल करके एक दूसरे को क्या करेगा, सह संयोजन करेगा। ओके, कंबाइन करेगा। तो देखिए CCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये जो दिख रहा है ना वो ये क्या है, सह संयोजी यौगिक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते प्यारे। बोलता प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये यार एक डी वाला ऑप्शन गायब है। खैर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन 3 ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, लेकिन तीनों में से तुम्हारा आंसर है, यहाँ पे तीनों में से तुम्हारा आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कितना होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है। ओके प्यारे, तो आप लोगों ने 800 लाइक कंप्लीट किया, बहुत देर हो रहा है, बहुत देर कंप्लीट हो रहा है 800, जल्दी से कंप्लीट करें आप लोग। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो सबसे पहले आपको अमोनिया का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, NH3, ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला। यहाँ पे N कितना पीस है, 1 पीस है, यानी कि 1 परमाणु है, और हाइड्रोजन कितना परमाणु, 3 परमाणु, तो अनुपात बोला कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करना आपको, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत से बंदे इसको रटते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 3 होगा कि 3 1 होगा, है ना जी, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 3 होगा कि 3 1 होगा। तो याद कर लीजिएगा 1 और 3 होता है। चलो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ओके, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पता नहीं नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा आजकल। हालांकि कुछ मेरे मोबाइल में तो नोटिफिकेशन आ गया था। आप लोग घंटा वाला बटन दबा के हो ना, घंटा वाला बटन दबा के हैं आप लोग, घंटा वाला बटन नहीं दबाए तो दबा लीजिएगा, क्योंकि उस नहीं जिसका घंटा वाला बटन दबा नहीं रहेगा, ऑल पर क्लिक नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। तो आप लोग घंटा वाला बटन दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास चलेगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूंगा तो आपके पास मैसेज जाएगा और आप देख पाओगे। 12 बजे मैंने नॉन हिंदी की वीडियो डाली थी, जो नहीं देखे नॉन हिंदी वाले वो देख लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने गेस डाला था नॉन हिंदी का। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाते हैं, यानी कि सूत्र एक ही होगा, फॉर्मूला एक ही होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा। यानी कि समझ रहे हैं, उसका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा, उसको क्या बोलेंगे, समायवी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, समायवी बोलते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बोलते हैं क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए समतल दर्पण आ गया, समतल दर्पण, इसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा कंडीशन। जैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ा कि यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा ना, इसका फोकस दूरी यहाँ पे बनेगा। लेकिन समतल दर्पण में की जो फोकस दूरी देखा जाए तो अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। याद कर लीजिएगा, सवाल पूछा गया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, इनफिनाइट होता है। ओके, चलिए ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वेरी गुड, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से बनता है जो सीधा बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है, यानी कि हरासित बनता है, सीधा और हरासित। ओके, हाँ, एक मिनट 32 नंबर मैंने मिस्टेक कर दी सर, शिट यार, एक मिनट, 32 नंबर सवाल देख लेना। सॉरी, सह संयोजी यौगिक बोलेगा, ऑप्शन सी करोगे, CH4। मैं यहाँ पे कुछ और समझ गया इस यौगिक को, सॉरी। तो इसका आंसर हाँ, ऑप्शन नंबर सी करूंगे, मीथेन, यानी कि सह संयोजन जो करता है, ठीक है ना। और मैं वो कुछ और समझ, दूसरा सवाल में मेरे माइंड में चल रहा था, तो इसका आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो 32 का आंसर सी कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्यारे, जिन्होंने इसका आंसर मुझे बताया, इंडिकेट किया, थैंक यू। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा और हरासित होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौना में कौन सा सेल होता है? जो खिलौना होता है, टॉय होता है, खिलौना कोई भी किसी प्रकार का खिलौना हो, या घड़ी जो होता है, तो उसमें कौन सा सेल होता है? उसमें होता है सूखा सेल होता है, ठीक है ना। खिलौना या तो कोई घड़ी हो गया, इसमें क्या होता है? सूखा सेल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बेंजीन का सूत्र बोलो, वेरी गुड, बेंजीन का सूत्र। बेंजीन क्या होता है प्यारे? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। सवाल पूछता है कि इनमें से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसा पूछा जाएगा इनमें से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला, कभी कभी बेंजीन का सूत्र बोलता है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये देखो, ऐसे बनाएंगे, इधर देंगे तो एक घर छोड़ देंगे, फिर एक घर छोड़ के ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या किसको परिवर्तित करता है, किसको चेंज करता है? जो काम डायनेमो करता है वही काम जनरेटर करता है, यानी कि जनित्र करता है। तो तुम जो जनित्र या जनरेटर को जो जान रहे हो ना, वही डायनेमो है। उस मतलब दोनों का सेम काम है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। जनित्र भी यही करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ओके प्यारे, आगे देखिए सवाल है क्या बोलता है? कौन सा लेंस हवा में भी अभिसारित लेंस कहलाता है? हवा में, अरे भाई साहब, हम जो आंख में जो लेंस लगा के हैं, तो बिना हवा निर्वात में तो नहीं है, हम लोग कहाँ पे हैं? हवा में ही तो है ना। तो कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो हवा में रहे, मतलब उससे मतलब अगर डायरेक्ट सवाल ही बोलेगा कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो उसका भी वही आंसर होगा। लेकिन हवा देके आपको कंफ्यूजन में डाल दे, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, तो बात वही है, ठीक है ना। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होता है या हवा में होता है, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण अवतल को बोला गया था, तो अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को बोला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। जो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन उपधातु है? मैंने बताया था कल या परसों, मैंने फिर बताया था उपधातु, याद कर लीजिए, बताओ इसका आंसर क्या बोलेगा। ओके, उपधातु है ना। उपधातु कौन है प्यारे? जो बाद में आ रहे, शायद उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो उनसे मुझे कहना यह है कि बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, घंटा वाला बटन दबा के ऑल पर प्रेस नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, इसी से आपके पास मैसेज जाएगा, ठीक है ना। मैसेज नहीं जाने के कारण यही है कि आपने घंटा का बटन नहीं दबाया, क्योंकि मैंने दूसरा मोबाइल में दबा रखा है, इसलिए मेरे को मैसेज आ चुका था पहले से, तो मुझे लगा नोटिफिकेशन चला गया। ओके, तो देखिए उपधातु कौन है? सुबीडियम, Sb, देखो Sb हो गया, बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। वेरी गुड, आगे बढ़ते, इतना पढ़े कि दिमाग में सेट हो गया। ओके, क्या बोलता है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपको मैंने लॉन्ग सवाल में पढ़ाया था कि ओजोन पहले ऑक्सीजन होता है ना, और ये टूटता है दो भाग में, इस तरह से टूट जाता है, फिर ऑक्सीजन जो है एक जो टूटा हुआ भाग है ना, उससे मिलकर क्या बनता है? O3 बनता है, इसी को बोलते हैं क्या? ओजोन। यानी कि ऑक्सीजन कितना पीस है? ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलकर के ओजोन बनता है, तो O3 इसका फॉर्मूला होता है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट, मैंने फिर बताना है कि सर्च लाइट समझ रहे हैं, बड़ा सा टॉर्च होता है, देखे होंगे आप, है ना। उसका जो परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है। क्या होता है जी? अवतल। चूंकि अवतल और उसमें दर्पण होता है। एक्चुअली सर्च लाइट में जो है परावर्तक सतह अवतल क्या होता है? दर्पण होता है, लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है। और वो जो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, फोकस करता है, यानी कि कंजर्व करता है। आपको पता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसीलिए कंजर्व करता है, प्रकाश को जगह
जमा करता है, अभिसारी करता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, पारे का अयस्क का नाम बताओ, बहुत ही अच्छा सवाल है। पारे, पारा, पारे, कहीं पारा दे देगा, कहीं पारे दे देगा, तो इसका अयस्क क्या हो जाएगा? सीने बार। क्या हो जाएगा? सीने बार। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? जल्दी बोलो फटाफट। हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है, ये लोहा का अयस्क है, यानी कि Fe का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है ना जी, एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलो आगे है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बहुत अच्छा सवाल। रक्त का जो थक्का बनता है वो रक्त बिंबाणु, इसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स भी कहते हैं। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आप लोग जाइएगा मत छोड़ के, लास्ट में बहुत अच्छा आपके लिए मैं एक सवाल दिया हूं, सब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, 2-3 लाइन आपको 4 लाइन लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहां पे कमेंट करना है, ठीक है ना। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, खुशबू, ओके, खुश नदी, सोनी, टेक्निकल, कृष्णा, सदफ, ओके। चलिए हाँ, सलोनी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? किस वर्ण यानी कि रंग, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा बोलो, सबसे ज्यादा बोलो, बात बराबर है ना। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है ना? तो सबसे ज्यादा किसका होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका ज्यादा होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है। ओके, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओके, वेरी गुड। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो, आपको पता है एनोडीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोडीकरण, है ना। एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। वेरी गुड। चलो आगे आगे देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? अभी आपने पढ़ा, हाइड्रोजन पूछा जा रहा है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक बंधन होता है, हाइड्रोजन में एक आबंध होता है, और ऑक्सीजन में जो है डबल बॉन्ड होता है जी, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे है, कौन मलेरिया परजीवी है, यानी कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? इन तीनों ऑप्शन में से मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मतलब एक परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। कैसे आपने पढ़ा? विषाणु, जीवाणु, उसी तरीके से प्लाज्मोडियम एक परजीवी का नाम है, और इसी के वजह से जो है मलेरिया बीमारी होता है। ओके प्यारे, चलो आगे बढ़ते। कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा काम करता है? अंतःस्रावी से हार्मोन रिलीज होता है जी, आपको पता है, हार्मोन अंतःस्रावी से निकलता है, और बहिःस्रावी से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। यानी कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है, और उसको बोलते हैं क्या? पैंक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। ओके, तो सवाल आता है, इसको याद कीजिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी ग्रंथि है ये। और अगर आपको बोल दिया किडनी, है ना, किडनी यानी कि वृक्क, तो सबसे बिगेस्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। समजात अंग का उदाहरण है। देखो, इसमें बंदा फंसता है और बंदा को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो मैं आपको कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूँ आपको, ठीक है ना। समजात अंग किसको बोलते हैं? जो जिसका क्या होता है? बनावट सेम हो, जिस अंग की, जिस 2 प्रकार जीव, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जीव, उसके अंगों का बनावट सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो। अब देखिए, हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपद, हम हाथ से खाते हैं, है ना, चलते तो नहीं, कुत्ते अपने हाथ से चलता भी है। हमारे हाथ और हाथी के दांत, जो दांत का जो टैप है ना हमारे यहाँ हाथ मुंह में, हाथी का जो मुंह से बाहर जो दांत निकला हुआ है वही दांत है उसका, ठीक है। और आलू और घास के भूसते, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। कंफ्यूजन होके ए मत मारना, ठीक है, डी मारना। ओके प्यारे। किस दर्पण को की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये तो तुम्हारे घर का सवाल आ गया। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक किसमें होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। उसी तरीके से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, तो उसी प्रकार अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। समझ में आ रहा? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में करते हैं जी? किसमें करते हैं? विद्युत मोटर में, है ना जी। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन पूछा जाता है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन जान रहे हैं आप? क्लोरीन होता है Cl, इसका 2, 8, 7, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है ना जी, 17 होता है। तो 17 जब होता है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो लास्ट में 7 बच रहा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक
क्या बोला बाहरी कक्षा में, तो बाहर में जो रहेगा आखिर में जो रहेगा उसी को बोलते हैं बाहरी कक्षा में। 2008 में पैदा हुए, तुम्हारा 14 साल अगर हो गया तो तुम एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना प्यारे। 14 साल अगर हो गया है, 14 साल से एक दिन भी कमेगा तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जान लो। ओके मिस्टर अहमद। आगे बढ़ते प्यारे, कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? दोनों स्मॉल टी जो दिख रहा है ना, वो दोनों जो है बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, विकासित दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता? इसमें भी बंदा बहुत फंसता है, फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। आप फिर आपकी मर्जी, आप जिसको टिक लगाना आई डोंट नो, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम क्लियर सटीक बता रहा हूं। विकासीय दृष्टि से बोलेगा, विकास की दृष्टि से तो हम करेंगे चीन के विद्यार्थी, ठीक है ना। एक और सवाल बनता है, अफ्रीकी मानव सवाल आता है, आपने पढ़ा होगा अफ्रीकी मानव। अफ्रीकी मानव जो है किससे निकटतम संबंधित बोलता है? अफ्रीकी मानव किससे निकटतम संबंधी है? तो चिंपैंजी। ओके, आपको पता है चिंपैंजी का जो कलर होता है, जो रंग होता है, अफ्रीकी मानव का भी लोग उसी टाइप का होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो अफ्रीकी मानव बोला जाएगा तो चिंपैंजी को टिकआउट लगाना। और अगर बोलेगा कि विकास की दृष्टि से तो चीन के विद्यार्थी। समझ आ रहा? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करना, ठीक। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो कर दो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था सबको, मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा आगे बोलता क्या? ओके, बोलता क्या पायरुवेट के विखंडन के से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। आगे बढ़ते हैं, एथीन का आणविक सूत्र बताओ, एथीन का। चलिए वेरी गुड, एथीन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे देखो दे दिया C2H4, है ना, C2H4 दे दिया। इसको हमको पहले ना क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के रूप में पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो एथीन के कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे कार्बन कार्बन के बीच। और हाइड्रोजन कितना पीस है? 4 पीस है ना, तो 2 पीस इधर 2 पीस इधर, 2 इधर 2 इधर। तो देखो अब यहाँ पे आपको जोड़िए, यहाँ पे कितना पीस है, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, एक 5 बॉन्ड, एक 6 बॉन्ड। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 6 बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अब देखो किसी का बी आंसर आ रहा, तो लकीर का फकीर बन रहे हो ना, बस एक बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया, उसको चेंज भी कभी कर सकते हो ना प्यारे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हाँ, बी कब होगा? बी होगा कब? C2H6 से बोलेगा तब होगा ना बी, यहाँ C2H4 बोल रहा। ओके चलिए आगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? विद्युत फ्यूज जो घर में लगाते हैं वो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। किस प्रभाव पे? उष्मीय प्रभाव पे। एक मंगनी में तुम लोग नॉलेज ले लो, चुंबकीय प्रभाव पे कौन काम करता है? घंटी, विद्युत घंटी। घर में घंटी लगता है कि नहीं? विद्युत घंटी जो घर में लगा होता है, टिड़िंग टिड़िंग करके जो बेल बजता है ना, बेल जिसको बोलते हैं, बेल। लो भाई इंग्लिश वाले, है ना। तो विद्युत घंटी जो बजता है वो चुंबकीय प्रभाव की वजह से बजता है, चुंबकीय प्रभाव की वजह से। लेकिन विद्युत फ्यूज जो है वो उष्मीय प्रभाव, तो इसको ध्यान में रखना, हो सके सवाल पूछा जाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? बहुत अच्छा सवाल, इसका आंसर बताओ जरा। इसका आंसर कौन बताएगा? वेरी गुड ओके, दिक् परिवर्तन जनित्र में नहीं होता बाबू, विद्युत मोटर में होता है, ठीक है ना। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन का उपयोग होता है। चलिए इसका आंसर बताओ फास्ट में, इसका आंसर बताओ फास्ट में। वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड। पौधों में जो श्वसन होता है ना, एडीपी जो क्रिया होता है वो जो है 30.5 किलो जूल पर मोल, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सवाल पूछा भी था और आपको मैं दे दिया। सवाल शायद 2015 या 14 में सवाल आया था, ये 14 या 15 में सवाल आया था। ओके वेरी गुड सोनू, सुबोध, संजीत, वेरी गुड गौरव, कुमारी, आलमगीर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, है ना, OH2। अब जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? Na2ZnO2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऑप्शन हमारा डी, Na2ZnO2, 2 नीचे है समझ लो, है ना। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके चलो आगे सवाल है, एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसमें जो है ना एक्वा रेजिया जो होता है उसमें मिश्रण का अनुपात बताना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है, एक्वा रेजिया का फॉर्मूला याद करिए। एक्वा रेजिया का फॉर्मूला होता है HCl होता है प्लस HNO3 होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। तो शुरू में बोला गया HCl, फिर बाद में HNO3। तो HCl कितना पीस है देखो, एक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक पीस है ना, एक, और यहाँ पे HNO जो दिख रहे HNO3 देख रहे हैं, ये कितना पीस है, 3 पीस है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 1 और 3। नोट कर लीजिएगा, अगर घुमा के सवाल पूछेगा, अगर उल्टा पूछ देगा कि मतलब नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर बोलेगा, पहले नाइट्रिक अम्ल बोलेगा फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेगा, तब तुम्हारा 3 1 हो जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे क्या होगा 1 और 3। सवाल क्या बोला रहे, पहले सवाल बोला जाए HCl, एक मिनट, HNO3 3HCl HNO3, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, इसका आंसर मैं शायद फॉर्मूला गलती लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा आंसर ठीक है 1.3.1। इसका फॉर्मूला सॉरी मैंने गलती लिख दिया, HNO3 प्लस 3HCl होता है, 3HCl होता है। ओके, हाँ ये होगा आंसर। तो देखो HNO3 3HCl, तो HCl 3 पीस होगा और HNO3 1 पीस होगा, तो 3 और क्या होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ओके, बी नहीं, ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, 3 1 हो जाएगा। सवाल समझ रहे हैं, मैंने फॉर्मूला मिस्टेक से गलत लिख दिया था। HCl जो है 3 पीस होता है, 3 यहाँ पे 3 यूज करते हैं, ये एक्वा रेजिया का फॉर्मूला है HNO3 और 3HCl। ओके, तो HCl कितना पीस है, HCl 3 पीस है और HNO3 जो 1 पीस है, तो 3 और 1 हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधों में, तो ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। कहाँ से, जल से निकलता है बाहर। ओके ओके कृष्णा, चले आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है जीवाश्म में, देखो ओके, जीवाश्म में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य है, सूर्य, सन। ओके, आगे बोलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो कौन होगा, फैराडे ने, फैराडे नहीं, फैराडे, फैराडे। कहता विद्युत चुंबकीय प्रभाव है ना, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेड ने, ऑस्ट्रेड ने। तो इस सवाल तो दिया नहीं ऑप्शन, लेकिन मैं बता दिया हूँ, ऐसे आपको याद भी होगा। सीसा और टिन में से धातु बताओ, सीसा और टिन मिलकर क्या बनेगा, सोल्डर। याद कर लो, सोल्डर सिटी, ये ट्रिक याद कर लो, सोल्डर सिटी, सोल्डर सिटी याद कर लो, यानी कि बोलते ना ये सोल्डर सिटी। जैसे सिलिकॉन सिटी तुमने याद किया, सिलिकॉन सिटी बैंगलोर को बोला जाता है, उसी तरीके से तुम सोल्डर सिटी याद कर लो, सोल्डर सिटी। तो सोल्डर सिटी, अब सिटी के मतलब होगा सी से सीसा, टी से टिन हो गया, और सोल्डर तो तूने पहले पढ़ा ही है ना। उस तरह से एक मैंने बताया था पिताजी, है ना, पिताजी यानी कि पिताजी बोलते हैं, पी से पीतल हो गया, तांबा जस्ता से मिलकर बना है। ओके, ये ट्रिक तुम्हारे लिए था। एक कौन, एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी कि जैविक प्रक्रम के द्वारा, ओके, जो नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है, पॉलीथीन बैग। कभी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है जी, रबर भी कभी नष्ट नहीं, प्लास्टिक भी तो कभी नष्ट होते नहीं, घास वगैरह जो है ये जो है नष्ट हो जाता है, जैविक प्रक्रम के द्वारा नष्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है ये बताओ इसका आंसर। चलो, सोल्डर। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे दिया पावर बराबर दे दिया कितना, 100 वाट, वाट दिया, पावर बराबर 100 वाट। अब वोल्ट दिया कितना, वोल्ट दिया 250 वोल्ट। बोलता क्या, धारा प्रवाहित, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, यानी कि आई का वैल्यू निकालना है ना, आई का वैल्यू। अब देखो ये तीनों से कोई फॉर्मूला रिलेट कर रहे हो, ये तीनों से कोई फॉर्मूला रिलेशन है आपको, बिल्कुल मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर भी आई नाम का एक फॉर्मूला होता है ना जी, P बराबर भी आई करके फॉर्मूला होता है। अब अगर हम आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, P बटे भी हो जाएगा, P बटे भी। अब P का वैल्यू कितना 100 है और V का वैल्यू कितना 250 है, इसको डिवाइड कर दो तो 0.4 एम्पियर, क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर, हमारा बी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, 0.4 एम्पियर। हाँ जी, आगे बढ़ते क्या बोलते हैं, देखो कौन सही है बताओ, इनमें से सही कौन है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना धोने वाला सोडा का फॉर्मूला दिया हुआ है, और आपको पता है धोने वाला सोडा में, यानी कि वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा जिसको धोबिया सोडा बोलते हैं, उसमें 10 भाग पानी होता है। तो तुम देखो ऑप्शन देख लो, सब सेम फॉर्मूला, कल 5H2O 10H2O 7H2O 2H2O है, तो 10 भाग जैसे पानी होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध किसमें होता है, 3 आबंध।
अब 3 आबंध तो एल्काइन ग्रुप में होता है जी, आपने पढ़ा एल्काइन ग्रुप में होता है। एल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन के दुगना से 2 कम, कार्बन के दुगना से 2 कम। अब देखते हैं, ये देखो कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा है, ये तो मीथेन तो ऐसे तुमको रटा हुआ भी है। एक कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा है, ये भी नहीं चलेगा। एक कार्बन के दुगना से 2 कम है ना, अरे भाई साहब, हाँ देखो कार्बन के दुगना यानी कि 3 का दुगना कितना होगा 6, उसका कम 2 करो 4, तो यही है। इसको क्या होता है? प्रोपाइन है ये, प्रोपाइन। और प्रोपाइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ओके प्यारे, चलिए तो ये फॉर्मूला आप याद करो। कार्बन के एल्काइन जो कार्बन के दुगना से 2 कम होगा, हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के अणु से 2 कम होगा। उस तरह से एल्केन का फॉर्मूला याद कर लो। एल्केन क्या होता है? कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर में देख लेंगे। एल्कीन तो आपने याद किया, ये कार्बन है कि कार्बन का दुगना खाली होता है बस, है ना, कार्बन का दुगना। अगर यहाँ पे 2 तो वहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 6 रहेगा। ओके, आगे बताओ। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? भूमिगत जल, वेरी गुड। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। चलिए इसका जरा आंसर बताइए फास्ट में। ये तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल सवाल भी, सवाल 1-2 सवाल टपक सकते हैं एग्जाम में, तो तुम लोग भी छाप देना। देखो ये दिया 1 मिनट टाइमिंग, टाइम कितना दिया? 1 मिनट दिया। और यहाँ पे 120 कूलाम दे रहा, मतलब आवेश है ना जी, यानी कि आवेश यहाँ पे दे रहा है। आवेश क्यों लिखते हैं आवेश को? 120 कूलाम। तो हमको क्या बोल रहा है? धारा, विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा? आई बराबर निकालना वाट। अब देखो जब ऐसा दिया जाएगा तो टाइम को तुमको बदलना है। क्या टाइम को तुमको बदलना है? सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदलना है। तो 60 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी। तो Q कितना है? 120/60 हो जाएगा। टी 20 दूना 60 दूना 120, 2 एम्पियर है ना जी, 2 एम्पियर। सॉरी मैंने ये लिख दिया 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो तुम लोग का नाम लेते रहेंगे बाबू, तो कैसे पढ़ाई होगी बताओ। हम चाहते हैं कि कम समय में जल्दी से नॉलेज, तुमको अपना भी तो प्रैक्टिस करना है ना, खुद का भी तो तैयारी करना है, खाली लाइव क्लास से तो नहीं करना है ना। तो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ और तुम क्या सोच रहे हो, है ना। अरे पहले पढ़ लो, नाम हम तो ले ही लेते, लाइव में आते सबका नाम लेते हैं, इतना नाम तो कोई नहीं लेता होगा मेरे ख्याल से। प्रतिरोध का मात्रक बताओ क्या होता है? वोम होता है ना, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। जूल पता है कार्य का मात्रक होता है, जूल जी, है ना। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है। आपको नाम से मतलब नहीं, आपको काम से मतलब होना चाहिए, क्योंकि काम सबसे बड़ा जरूरी है ना। अरे भाई साहब, कृष्णा रुद्रा, अरे एल्कलीन, एल्काइन में बोला, एल्काइन। आज नाइट में क्लास होगी, मैथ क्लास होगी, जिस तरह से कल हुई थी आज भी क्लास होगी। रात में डेली क्लास रात में होगी, ठीक है ना, डेली क्लास। आगे बताओ, सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अरे उत्ताल हो गया, सॉरी, उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी बोले या हमारे आंख में, मानव की जो आंख है उसमें भी उत्तल लेंस आता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें भी उत्तल लेंस होता है। ओके चलिए आगे बताओ। आज टेस्ट नहीं है क्योंकि वेबसाइट खुल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। चलिए आगे बताते हैं, कौन लवण है? लवण कौन है बाबू? इसमें तुम लोग याद करना, K2SO4 क्या है? लवण है। बाकी ये तीनों जो A, B और D देख रहे हैं, ये क्षार है, ठीक है ना, अल्कली जिसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलो ये बताओ जरा आंसर, देखते हैं कौन बंदा इसका राइट आंसर बताता है, उसका नाम पढ़ेंगे हम। जो पहले बताए उसका नाम देखेंगे हम। इसका आंसर बताओ फास्ट में, जल्दी से। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा, सबका आंसर आ जाएगा जी। और नॉन हिंदी वाला ध्यान से सुनना, नॉन हिंदी वाला, चूंकि आज मैंने नॉन हिंदी का सवाल डाला था, ठीक है ना, नॉन हिंदी सवाल जाके देख लेना। ओके चलिए, तो तुम लोग तो इसका आंसर भी तो खैर पता ही होगा और तुम लोग रट रखा है। हाँ जी वेरी गुड, बोलो कितना होगा? 101, 110, 110। देखो क्या दिया यहाँ पे, हमको प्रतिरोध निकालना। आर बराबर फॉर्मूला होता है V/I होता है ना, V/I फॉर्मूला होता है। 220 V है, I कितना है? 2 है, 110। लास्ट में सबका नाम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। पहले सबको पढ़ते हैं। अरे भाई साहब ये तो तुम्हारे लिए आखिरी सवाल हो गया। अब इसके बाद जो सवाल आएगा ना वो तुमको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है ना। इसके बाद जो आएगा कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में, अमीबा में जो है कुटपाद पाया जाता है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क का सवाल दिख रहा है यहाँ पे, अवतल दर्पण के उपयोग लिखना, कम से कम 4 उपयोग तुमको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ओके
चलो वेरी गुड। आलिम, आहिर, अनिकेत, शेरनी, कमरत जमा, नंदनी, कुछ दिल, एस ऑनलाइन, शैलेश, द्रोण, नरेंद्र, हर्ष, निदा फरीन, आर्यन गुप्ता। मैं सबका सिर्फ निक नेम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत वाला नेम पढ़ रहा हूँ। श्वेता, आदित्य, आयुष, गणेश, उमेश, खुशबू, गजाला, अक्सा, शाहिद, अक्षय, आशुतोष, आशिर, एयरमैन, शुभम, शिक्षा, सिम्मी, शाहिद, निधि, खुशी, गुलशन, राहुल, शालिनी, चंदन, शरी, अमित, राजबली, राम प्रवेश, आकाश, आयरिश खान, भाई साहब नाम गजब है, आयरिश खान, अनीश कुमार, उम्मे सलमा, राइट गेमर, हिमांशु, वेरी गुड। नादिया, ऋषभ, मोइन, रात के 9 बजे सब आइएगा, ठीक है ना, रात के 9 बजे। पिंटू, डिलीमर, ओके। राजेश्वर, दानी, हबीबा क्या है, हबीबली खान, अच्छा। मोतिहारी, अमीश, अयाज, अनुपम, ऋषभ, इरशाद, ओके। शमशीर, वेरी गुड। हर्ष, खुशी, उम्मे, दानिश, रानी, रोयल, रामलाल, सूरज, बहुत खूब। मोतिहारी, ओके। रिजवान, सादिक, अफाक है, ओके। वर्षा कुमारी, वेरी गुड। सेल्फी क्वीन, ओ माय गॉड। आकाश, सत्या। चलो तो रात के मिलते हैं, रात को सबको पापा की परियों को उड़ाने वाले रात को है, और मम्मी के मगरमच्छ को तैराने वाले हैं। रात का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूर आइए। अनाया, थैंक यू। मैडम, आफ्ताब, मैडम क्या लिखा, मदन कुमार, सॉरी यार, हैड्रा, रामलाल, सौरभ, नीतीश, देवनंद, चलिए वेरी गुड, ओके। तो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं, फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। रात के 9 बजे आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है ना, रात के 9 बजे बहुत मजा आने वाला। रात के 9 बजे क्लास में मैथ की वीडियो चलेगी, जिसका मैथ में पुअर हो, जिसको मैथ में रिवीजन करना है, वो रात के 9 बजे आना मत भूलेगा। अगर नहीं आ पाते हो तो वीडियो बाद में जरूर देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ख्याल रखना रात के 9 बजे के लिए, ओके। नेटवर्क बचा कर रखना।